हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 में कंस्ट्रेन मोशन को डिस्कस किया है। अब हम अपने मेन टॉपिक्स कोर टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं और पहला हमारा टॉपिक है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने? गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या कहा था? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, चाहे बॉडी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच बॉडी ट्राई टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी इस प्रॉपर्टी की वजह से। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी इस प्रॉपर्टी की वजह से। बेटा इनर्शिया का हिंदी में मतलब होता है जड़त्व, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अगर आप रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहो, अगर आप मोशन में है तो मोशन में रहो। क्लियर है बात आपको? इनर्शिया के 3 टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए तीनों को समझाता हूँ आपको। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाम से आप समझ गए होंगे, अगर जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट में ही रहे। इसको एग्जांपल से बताता हूँ। आपने क्लास 9th में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक ग्लास लिया होगा, उसके ऊपर एक गत्ता रखा होगा और यहाँ पर एक 5 रुपये का सिक्का रखा होगा और इस गत्ते को इस तरीके से क्लिक किया होगा तो गत्ता तो आगे चला जाता है, परंतु सिक्का आप देखते हो कि गिलास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिक्का है वो इनिशियली रेस्ट पर था और वो किस में रहना चाहता है? रेस्ट में ही रहना चाहता है। क्लियर है बात? नंबर 2, अगर आप देखें, अगर एक बस में आप बैठे हैं और बस अभी रुकी हुई है और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। ऐसा क्यों? बस तो आगे जाना चाहती है, मोशन में आ गई है वो, परंतु आपकी बॉडी रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए वो पीछे की तरफ क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। क्लियर है? नंबर 3 एग्जाम्पल देखो। आपके घरों में जितनी भी टेबल कुर्सी हैं, ठीक है, अगर उनको डिस्टर्ब ना किया जाए तो उनकी आप लोकेशन आज देख लेना, कल देख लेना, परसों देख लेना, लोकेशन क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्लियर है? इसी तरीके से बेटा आपका क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका भी एग्जांपल आप जानते हो। देखो हुआ क्या, बस चल रही थी और चलते चलते एकदम बस ने ब्रेक लगा दी। क्लियर है? तो आप आगे की तरफ मूव कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे और आप मोशन में ही रहना चाहते हो, जबकि बस रुक गई है, इसी वजह से आप आगे की तरफ क्या हो गए हो? बेंड कर गए हो। क्लियर है बात आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या कहना चाहता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी चलती रहना चाहती है। एग्जाम्पल सुनिए। अगर एक पत्थर को रस्सी से बांधूं और इस तरीके से उसको सर्कुलर मोशन में घुमाऊं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ये होगी बेटा, आपको पता है हम सर्कल के टेंजेंट खींच देते हैं, ठीक है, और जब पत्थर यहाँ आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ये होगी। और इस समय पर अगर मैं पत्थर को छोड़ दूँ तो आप देखोगे कि पत्थर इस डायरेक्शन में क्या करने लग गया है? मूव करने लग गया है। तो जिस समय उसकी जो वेलोसिटी है कि जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो क्या करना चाह रहा है? मूव करना चाह रहा है। अगर पत्थर यहाँ पर हो और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी अब मैं छोड़ दूँ तो इसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल सुनो आप लोग इसके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। आप गाड़ी में बैठे हुए हो, क्लियर है, और ऐसे जा रही है गाड़ी आपकी, ठीक है, और गाड़ी आपकी ऐसे जा रही है और एक ही दम आपने क्या लिया? शार्प टर्न लिया। ठीक है, जैसे ही आप शार्प टर्न लेते हो तो आप देखते हो कि आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में क्या कर जाते हो? बेंड कर जाते हो। क्लियर है? अगर मान लो दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं शार्प टर्न लूँ तो आप हो सकता है कि इस डायरेक्शन में क्या हो? बाहर निकल जाएं गाड़ी से, क्योंकि आपकी बॉडी की जो डायरेक्शन है, या फिर कहूँ आपकी बॉडी की मोशन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और एक ही दम डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज, परंतु आपकी बॉडी की डायरेक्शन यही रहना चाहती है मोशन की। ठीक है, तो आप इस तरफ क्या करोगे? मूव कर जाओगे। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट कुछ जो बातें हैं मैं समझाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। हम इनर्शिया का मास के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं। मान लो मेरे पास तो बॉल है, एक फुटबॉल है और एक पत्थर है। ठीक है, बॉल तो क्या है? एक फुटबॉल है और एक क्या है? पत्थर। इनिशियली दोनों रेस्ट पर हैं। अब मैं दोनों को किक करूं तो किक करने के बाद कौन सी बॉल जल्दी रेस्ट में आएगी? आप कहोगे पत्थर वाली बॉल जो जल्दी रेस्ट पर आएगी। ठीक है, देखिए इनिशियल स्टेट दोनों की रेस्ट में थी और टेंडेंसी टू कम इन द रेस्ट किसकी ज़्यादा है? पत्थर की ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी रेस्ट में आ गया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि इनर्शिया पत्थर का ज़्यादा है। और भी बात अगर हम गौर करें तो आप बोल सकते हैं कि मास जिसका ज़्यादा है उसका इनर्शिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए नोट कर लीजिए इन चीज़ों को कि इनर्शिया के 3 टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बुकों में बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको मिल जाएंगे, उनको आप रीड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डील करेंगे बेटा मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है?
मोमेंटम को आपने पढ़ा हुआ है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहीं नहीं मिली। जैसे फोर्स की हमें डेफिनेशन मिली होती है कि फोर्स लगने से आपकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है ना। तो मोमेंटम की वजह से क्या होता है बॉडी के साथ, ऐसा कुछ कहीं नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ है कि मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू m इंटू वी एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर यूनिट की बात करूं तो kg मीटर पर सेकंड और डायमेंशन की बात करूं तो m/l(t-1), क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी और उसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की होती है। क्लियर है बात आपको। अब समझते हैं कि मोमेंटम का फिजिकली मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए इसको समझाने का काम किया न्यूटन भाई साहब ने। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने 2 बॉल ली और दोनों बॉल का मास m रखा, क्लियर है बात। और इस बॉल को 2v वेलोसिटी से दौड़ाया और इस बॉल को दौड़ाया v वेलोसिटी से। तो अगर आप अपनी कॉमन सेंस से बताएं किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको F1 ज़्यादा होगा कि F2 ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर F1 ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, तेज़ है। तो न्यूटन भाई साहब ने यहाँ से जो चीज़ निकाली कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेलोसिटी के होता है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इसका मास m लिया और इसका मास 2m लिया, इसकी भी वेलोसिटी v रखी और इसकी भी वेलोसिटी v रखी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया, और या फिर आपकी कॉमन सेंस भी कह रही होगी इस बार ये फोर्स ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात भी बोला कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आल्सो, क्लियर है। दोनों को कंबाइन करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। और इसी चीज़ को, मास और वेलोसिटी को अलग अलग ना बोलकर उन्होंने एक सिंगल नाम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोर्स का कुछ लेना देना है मोमेंटम के साथ, ठीक है। वो आगे देखेंगे कि इनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, कभी आप मान लो ये एग्जैक्ट रिलेशन है, ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ से हमें कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि फोर्स और मोमेंटम का कुछ आपस में लेना देना है। एग्जैक्ट रिलेशन हम ये आगे पता करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्लियर हो रही है ये बात आपको। चलिए अब आपको जब मोमेंटम के बारे में पता चल चुका है तो इसके कुछ ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ मास और मोमेंटम के बीच में, ठीक है। मास को उधर रख देते हैं और मोमेंटम को इधर, ठीक है। कीपिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कुछ ऐसा है आपका कि इसका मास m है, इसका मास 2m है और दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो आप देखते हो कि इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्लियर है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 2m इंटू वी और ये होगा m इंटू वी। जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। और इन पॉइंटों को जोड़ता हूँ तो कैसी लाइन आती है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन आती है, क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर मैं इस केस के लिए ग्राफ बनाना चाहूँ, ये m से मास है इसका और v वेलोसिटी से भाग रही है, और ये m ही मास है परंतु ये 2v वेलोसिटी से भाग रही है। मतलब इस केस में मैं मास को क्या रख रहा हूँ बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे वेलोसिटी v तो मोमेंटम p और वेलोसिटी 2v तो मोमेंटम 2p, क्लियर है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट हो गया और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस केस में भी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्लियर है। लास्ट केस देखो बेटा, आप इस बार मोमेंटम को कांस्टेंट रखेंगे, क्लियर है। किसको कांस्टेंट रखेंगे, मोमेंटम को, और मास और वेलोसिटी के बीच में मैं बनाऊंगा ग्राफ। मोमेंटम कांस्टेंट है। मान लो इन दोनों बॉल का, अगर मैं एक एग्जांपल दूसरा लेता हूँ, मान लो ये मास ऑफ नैनो कार है, एक नैनो कार है मेरे पास और ये ट्रक है, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से आ रही है और ये v डैश से आ रही है, और मैं कहूँ मास, और मैं कहूँ मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ नैनो कार। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ ट्रक इंटू वी डैश मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ नैनो कार इंटू वी। आपको साफ साफ पता है ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा, और इक्वलिटी मेंटेन रखनी है तो वी डैश को कम होना पड़ेगा और वी को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा, ठीक है। जो हल्की कार है वो तेज़ वेलोसिटी से आए और जो भारी कार है वो कम वेलोसिटी से आए, तभी दोनों का क्या हो सकता है, मोमेंटम सेम हो सकता है, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और जिसकी मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये पॉइंट इसके क्रॉसपोंडिंग है, ठीक है। हाइयर मास लेस वेलोसिटी, और ये कहूँगा मैं
लेस मास हाइयर वेलोसिटी। क्लियर हो रही है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है। आप कहेंगे सर ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं आया? इसका रीज़न भी बता देता हूँ बेटा। जो पॉइंट क्या था, मोमेंटम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब m इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्राफ है ये। तो याद करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। बेसिक मैथमेटिक्स को याद करो, वहाँ आपको बताया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू सी का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। क्लियर है, समझ आई बात? नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। पहले आएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो ये सिमिलर टू दी, आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो सिमिलर है किसके, इनर्शिया वाली स्टेटमेंट के। बस न्यूटन ने क्या किया, एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी कि जब तक उस पर भारी फोर्स नहीं लगता। क्लियर है बात? इसी वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें कुछ खास समझने वाली बात है नहीं, तो हम डिस्कस करते हैं क्या, कौन से लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, NLM2 भी बोला जाता है उसको, ठीक है। NLM1 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है बात? अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। एक बॉडी है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से चल रही थी, और तभी आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और t समय के लिए लगाया बेटा। तो आप देखते हो क्योंकि फोर्स लगा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, mv है। आपने देखा था कि फोर्स का मोमेंटम के साथ कुछ लेना देना है, मोमेंटम के साथ लेना देना नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, मोमेंटम में चेंज हुआ है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, फोर्स का लेना देना किसके साथ है, चेंज इन मोमेंटम के साथ है। क्लियर है? तो अगर चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो बेटा वो ये होगा mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक चीज़ को समझना आपको अगर एक बैंक 100 साल में पैसा दुगना करके दे और एक बैंक 10 साल में पैसा दुगना करके दे, तो आप किस बैंक में अपना पैसा जमा कराओगे? आप 10 साल वाले बैंक में अपना पैसा जमा कराओगे। देखो, हो सकता है कि एक और फोर्स सेम मोमेंटम को चेंज कर दे। देखो मेरे को तो F को निकालना है, लेट अगर इस बॉडी पर F डैश फोर्स लगता तो हो सकता है कि वो सेम मोमेंटम को चेंज कर दे T डैश सेकेंड में। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो फोर्स अगर यही निकालना है तो इस T का भी अपना एक महत्व है। समझिए आप बात को। अरे भाई, एक फोर्स इतना ही मोमेंटम चेंज कर रहा है 10 घंटे में, और रियलिटी में ये फोर्स इतना ही मोमेंटम चेंज कर रहा है 10 सेकंड में। तो आप चेंज ऑफ मोमेंटम को देखकर बता नहीं सकते कि फोर्स कितना लग रहा है। आपको क्या देखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखना पड़ेगा। ठीक है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप क्या करते थे, टाइम से डिवाइड करते थे। क्लियर है बात आपको? क्लास 10th याद करो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता था, करंट, Q/T, है ना। तो जब भी टाइम से डिवाइड करते हैं तो अब क्या कहलाता है, वो रेट ऑफ चेंज। एक्सेलरेशन को याद करो, V/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है बात? तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर फोर्स को एग्जैक्ट निकालना है, इसी फोर्स को निकालना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी तेज़ी से मोमेंटम चेंज हुआ। क्लियर है बात? तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इन्हीं की किसकी वजह से आई हैं, फोर्स की वजह से आई हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात आपको? अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कांस्टेंट को हटा देते हैं पहले, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, तो एक कांस्टेंट आएगा K m v माइनस यू बाई टी। कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। ठीक है? तो फोर्स किसके बराबर आ गया आपके पास, m v माइनस यू बाई टी। ठीक है? और एक्सेलरेशन को याद करो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, m में आ गया। क्लियर है? तो जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू m, वो रियल डेफिनेशन नहीं है। रियल डेफिनेशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात आपको? आप F इज इक्वल टू m में आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया गया है। ठीक है? अगर इसमें भी एक पेज है, ठीक है, अब देखो जरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को dp/dt से लिख दिया बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है? तो अब इसको p को mv लिख सकता हूँ बेटा।
अब देखो m तभी बाहर आ सकता है अगर m कांस्टेंट हो, अगर m वेरिएबल होगा तो m बाहर नहीं आ सकता। अगर m कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा dv/dt, और dv/dt क्या होता है बेटा, a होता है। क्लियर है बात। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला फॉर्मूला, एक ही बात है वो तो, तभी वैलिड है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो। मान लो आपकी कार चल रही है, कार चल रही है तो पेट्रोल का जो मास है वो कम हो रहा है, ठीक है, परंतु पूरी गाड़ी के सामने वो मास कम होना ना के बराबर है, इसीलिए उस केस में हम ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला ईजिली लगा सकते हैं। परंतु अगर एक रॉकेट को मैं ऊपर भेज रहा हूँ अंतरिक्ष में, तो आप देखो रॉकेट का जो मोस्टली पार्ट जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके फ्यूल की वजह से होता है। क्लियर है। और साथ के साथ रॉकेट में कुछ ऐसे पार्ट्स जुड़े होते हैं जो कुछ डिस्टेंस पर उसको छोड़ देते हैं। क्लियर बात। आप देखते होगे, जब आपने देखा होगा चंद्रयान ऊपर गया तो पहले नीचे वाला पार्ट हटा, फिर ऊपर वाला पार्ट हटा, तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। F=ma तभी वैलिड होगा जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है और ये बात आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यूनिट वगैरह देखूं तो आपको पता ही है मास की क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। क्लियर है बात आपको भाई। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है बेटा आपकी, आपने पता है डाइन है। क्लियर है, डाइन। केजी को ग्राम में चेंज कर दो 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में कर दो तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर हो रही है बात आपको? हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही, बेसिक बात की है मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इसकी एप्लीकेशन पार्ट। क्लियर है। एक जो डाउट और पुलिस सिस्टम में बच्चों को आ रहा है वो और क्लियर कर देता हूँ, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन है इस तरीके का, एक ब्लॉक है और ये पुली है, और यहाँ से एक दूसरी पुली जुड़ी हुई है, और यहाँ से 2 ब्लॉक जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये ऊपर से फिक्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में आपको दिक्कत आ रही है। देखिए जरा ध्यान से बेटा, अगर मैं इस रोप की टेंशन T मानता हूँ, ठीक है, तो इस रोप की भी टेंशन क्या होगी, T, क्योंकि 1 रोप 1 टेंशन आपको पता है। परंतु ये रोप बदल गई है, यहाँ पर टेंशन T नहीं होगी। क्लियर है। तो फिर कितनी टेंशन होगी बेटा, इन सभी पुलीज का मास आपको नहीं दिया गया है, अभी तक आपको ये मानकर चलना है ये क्या है, मासलेस है। क्लियर है बात आपको भाई, ठीक है, ये मासलेस है बेटा, ठीक है। और जब भी पुली मासलेस है तो जो ऊपर वाली टेंशन है ना वो किसके बराबर होगी, इन दोनों टेंशन के सम के बराबर होगी। मतलब ऊपर कितनी टेंशन लगेगी, 2T लगेगी। क्लियर है। दोबारा समझाता हूँ, देखो आप समझो, अगर ये पुली ऊपर या नीचे कहीं पर भी जा रही है, सोचो जरा, कहीं पर भी जा रही है, तो आपको इसके ऊपर नेट फोर्स देखना पड़ेगा। अगर एक बॉडी ऊपर 10 से जाए और नीचे से इसको 8 से खींचा जाए तो नेट फोर्स तो 2 हुआ, और 2 की वजह से ये ऊपर जा रही है। क्लियर है। और जो नेट फोर्स है अभी भी आपने देखा किसके बराबर रखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। वैसे मैंने वहाँ पर बताया F=ma, परंतु ये आपकी कॉमन सेंस कहती है यहाँ पर आना क्या चाहिए, F नेट आना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये 2 की वजह से ऊपर जाएगा। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर देखें, मान लो यहाँ पर मैं T' मान लेता हूँ टेंशन, ठीक है, इस पुली के ऊपर, और नीचे की तरफ T खींच रही होंगी इस पुली को, है ना, ये तो आपको पता है कि अवे फ्रॉम द टेंशन लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगती है। तो ऊपर की तरफ टेंशन T', नीचे की तरफ टेंशन 2T। क्लियर है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, एक को क्या मान लो, नेगेटिव। क्लियर है बात। और ये किसके बराबर होंगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के। देखो ये नेट फोर्स ऑन दी पुली है, और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 0 दे दिया क्योंकि मासलेस है, तो T' किसके बराबर आ गई बेटा, 2T के बराबर आ गई। क्लियर है। तो सबसे पहले उस रोप को देखो जो सिंगल आपको साफ साफ दिख रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर टेंशन TT, तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2T। अब यहाँ पर भी टेंशन कितनी होगी, 2T होगी। जब तक आपको मास ना दिया जाए तो जो टेंशन ऊपर वाली होगी वो इन दोनों के क्या होगी, सम के बराबर। अगर यहाँ पर अगर आप T मान लेते, ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो फिर यहाँ पर आप T/2 मान लीजिए। क्लियर है कि नहीं, ये बात आपको तो एक ही बात है बेटा, कैसे भी आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन से एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कीजिए और फिर ऊपर की तरफ बढ़िए, ठीक है कि नहीं।
तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।